हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं पौधों में पोषण पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि जितने भी परपोषी पौधे होते हैं वे पौधे किस प्रकार से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश संश्लेषी पौधे यानी फोटो ऑटोट्रॉपिक पौधे यानी स्वपोषी पौधों में अधिकतर हरे पौधे और समस्त शैवालों के बारे में, और साथ ही हम पढ़ेंगे लाल जीवाणु के बारे में, क्योंकि यह काम करते हैं किस तरह से प्रकाश में अपना भोजन किस प्रकार से बनाते हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है और इस चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि काफ़ी लंबा है, ट्रिकी है, लेकिन इसको हम यहाँ पर बहुत ही इजी लैंग्वेज में पढ़ेंगे और उन सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और जो लंबी लंबी साइकिल्स हैं जिनके बारे में नहीं पूछा जाता हम उनको नहीं पढ़ेंगे। हाँ, उनके जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट्स हैं उनको हमने वहाँ से ले लिया है, उनके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। तो देखो, सबसे पहले बात करें, लास्ट वीडियो में हमने ये भी पढ़ा था कि खनिज लवणों का अवशोषण किस प्रकार से होता है, और उसके बाद से हमने कहा था कि अगले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश संश्लेषण के बारे में। प्रकाश संश्लेषण की जो प्रोसेस होती है वह होती है हरे पेड़ पौधों की पत्तियों में, ये तो सब जानते हैं। लेकिन इस प्रकाश संश्लेषण में कहाँ से क्या बनता है, कहाँ से क्या आता है, यह हम जानेंगे। तो देखो, कार्बन डाइऑक्साइड और जल के क्रिया से बनता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन, लेकिन जानने वाली बात यह है कि इसमें ऑक्सीजन जल में भी है और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में भी है। ठीक है, दोनों में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल दिख रहे हैं ना, तो ये कहाँ से बाहर निकलते हैं और उसके बाद जो बनता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन, इसमें कौन सा वाला ऑक्सीजन ग्लूकोज में है और कौन सा वाला ऑक्सीजन है यहाँ पर ऑक्सीजन जो एज ए एयर कहें या एज ए मॉलिक्यूल कहें जो निकल रहा है, जो हमें बाद में हम श्वसन के रूप में लेते हैं, तो कहाँ से आ रहा है। जैसे कि अगर हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि हमें जानना ये है कि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में भी है और ऑक्सीजन जल में भी है, तो किस वाले ऑक्सीजन से यह बन रहा है और किस वाले ऑक्सीजन से यह ग्लूकोज का ऑक्सीजन बन रहा है। ठीक है, तो हमें यही जानना है आगे चल के। तो जो देखो, सबसे पहले तो हमें जानना है कि पत्तियों में यह क्रिया कहाँ होती है। तो जब हम बात करते हैं किसी हरी पत्ती की, और उस पत्ती को जब हम कट लगाते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन कट करते हैं, जैसे कि अगर मान लो ये कोई लीफ है, ठीक, इस लीफ को हमने यूं कट किया, ठीक, ऐसे एक हमने कट लगाया, तो अब हमें ये वाली जो लीफ मिली, इसको हम अगर सामने से देखें तो एक बहुत पतली दिखाई देगी, बहुत पतली दिखेगी, लेकिन वास्तव में जब हम इसी को माइक्रोस्कोप से देखेंगे ना, तो हमें इसमें ये पूरी संरचना दिखाई देगी। अच्छा, पत्ती का जो ऊपर वाला भाग होता है ना, ऊपर वाला भाग जो चिकना दिखता है, वह कहलाता है अपर क्यूटिकल, और अपर उसके नीचे होता है अपर एपिडर्मिस, और पत्ती का जो नीचे वाला भाग खुरदुरा वाला होता है वह नीचे वाली हो जाती है लोअर एपिडर्मिस। ठीक है, और ऊपर बाहर जो एक लेयर दिखती है ना, क्यूटिकल होती है वो। ठीक है, उसके बीच में जो आपको बहुत ही पतला दिखता है, आप सोच भी नहीं सकते हो कि उसमें कुछ हो सकता है, उसमें इतनी सारी संरचनाएं होती हैं। उसमें पाया जाता है पैलिसेड मेसोफिल सेल। पैलिसेड मेसोफिल सेल का मतलब लटकी हुई, ऐसे समझो कि लंबी लंबी लटकी हुई मध्य की कोशिकाएं। ठीक, समझ में आ गया ना, इन्हीं में होता है प्रकाश संश्लेषण। ठीक, यहाँ पर ये पैलिसेड मेसोफिल सेल्स को आप याद रखना वीडियो के लास्ट तक, क्योंकि लास्ट में हम कुछ इससे अलग जानने वाले हैं और वहां पर इसकी आपको जरूरत पड़ेगी। तो पैलिसेड मेसोफिल सेल का मतलब आपको समझ में आ गया कि जो एपिडर्मिस से चिपकी हुई और लेकिन लंबाई में लटकी हुई जो कोशिकाएं हैं ना, वे हैं पैलिसेड मेसोफिल सेल। ठीक है, उसके बाद दूसरा होता है जो जाइलम और फ्लोएम होता है, जो परिवहन तंत्र का काम करता है। जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर है ना ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ऐसे ही इनमें होता है जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, बंडल शीथ सेल से के अंदर वो पैक होता है। ठीक, तो ये दो वर्ड आप यहाँ से हमेशा के लिए याद कर लो, पैलिसेड और दूसरा बंडल शीथ सेल। वीडियो के लास्ट तक इसको याद रखना, क्योंकि आगे चल के हम इसके बारे में और कुछ जानेंगे, कुछ स्पेशल। ठीक, उसके बाद देखो, इसी में जो ये पैलिसेड मेसोफिल सेल होता है ना, इसी में जो छोटी छोटी रचनाएं देख रहे हो, यह कहलाती है क्लोरोप्लास्ट। ठीक, अब इस क्लोरोप्लास्ट को अगर हम देखें तो इसके अंदर पाया जाता है थाइलेक्वाइट। ठीक, यहाँ पर देखो,
इसके अंदर पाया जा रहा है ये थाइलेक्वाइड, और गोल गोल सिक्के के जैसा होता है, और इनको जब एक के ऊपर एक ढेर सारे सिक्के रख दो तो ऐसी जो आकृति बन जाती है उसे कहते हैं ग्रेनम। ठीक, और यह थाइलेक्वाइड और ग्रेनम, ठीक, जिसके अंदर पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो जगह होती है, जो स्पेस होता है, उसमें लिक्विड भरा होता है। कोई भी कोशिकांग होगा ना तो उसमें लिक्विड भरा ही होगा, क्योंकि अगर लिक्विड ना हो तो आपस में घर्षण होगा ना, तो इसके लिए इनको जीवित रखने के लिए आवश्यक होता है उसमें कोई लिक्विड भरा होना। तो वह लिक्विड इसके अंदर होता है, और वो जगह होती है उसको कहते हैं स्ट्रोमा। ठीक, जो ग्रेनम के बाहर वाली जगह है उसको कहते हैं स्ट्रोमा, खाली जगह, खाली स्पेस जो है। ठीक, अब जो पौधे होते हैं प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो उनको जरूरत होती है प्रकाश की। अब क्या सभी प्रकाश इसके लिए काम देंगे? तो नहीं, सिर्फ विजिबल लाइट यानी दृश्य प्रकाश ही ऐसा प्रकाश है जिसके उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण हो सकता है। उसके पहले के, उसके बाद के जो आप देख रहे हो प्रकाश की किरणें, ये प्रकाश किरणें जो है ना, इसमें वेवलेंथ जैसे जैसे बढ़ता जाएगा। ठीक, प्रकाश को हम उसके वेवलेंथ से तो जानते हैं, तो प्रकाश का वेवलेंथ जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। यहाँ पर देख रहे हो वेवलेंथ बड़ा सा है और एनर्जी छोटी सी है, और जैसे जैसे वेवलेंथ कम होता जाएगा उसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो हमारी जो विजिबल लाइट्स होती हैं इस 7 कलर्स में डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं, जिसे हम कहते हैं विबग्योर। ठीक, बी से आर तक, वायलेट से रेड तक, विबग्योर। ठीक है, इन्हीं लाइट्स में जो ये रेड वाली लाइट होती है इसमें सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है, एक चीज और जान लो, जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं यानी पराबैंगनी किरणें, जिनके लिए ओजोन परत है, उनको रोकने के लिए अगर एक किरणें धरती पर आए तो हमारी त्वचा में कैंसर उत्पन्न कर सकती हैं, क्योंकि ये हमारी ऊपर की त्वचा को, एपिडर्मिस को भेद के अंदर चली जाती हैं। तो यह हमारे लिए बहुत खतरनाक होती हैं, और साथ ही पेड़ पौधों के लिए भी खतरनाक होती हैं। तो अगर ये लाइट्स पेड़ पौधों में पड़ती हैं तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रुक जाएगी। ठीक, उसके बाद दूसरी होती है इंफ्रारेड। इसको पौधे अवशोषित तो कर लेती हैं पत्तियां, ठीक है, वेवलेंथ ज्यादा है, लेकिन इनकी एनर्जी बहुत कम होती है। इतनी कम एनर्जी होती है इनकी कि इनसे प्रकाश संश्लेषण हो ही नहीं पाता है। ठीक, तो ये भी बेकार हो गई। उसके बाद विजिबल लाइट आती है। विजिबल लाइट का जो ये रेड वाला पार्ट है जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है, सभी विजिबल लाइट्स में सबसे कम एनर्जी किसकी होती है? रेड की होती है, और सबसे बड़ा ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है? रेड का ही होता है। तो यहाँ यह सबसे अनुकूल होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए। ठीक, तो ये चीज ध्यान में रखना क्योंकि ये क्वेश्चन बनता है। दूसरी चीज यहाँ पर अब सबसे बीच में जो कलर होता है वो होता है ग्रीन कलर। यह सबसे बेकार होता है, मतलब यहाँ पर इसकी वजह से प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। सबसे कम प्रकाश संश्लेषण ग्रीन कलर की वजह से होता है, ग्रीन लाइट की वजह से, और सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण रेड लाइट की वजह से होता है। अब दूसरी चीज, 4% जो हमारी लाइट्स होती हैं जो हम देख पाते हैं, हम नहीं देख पाते, जो लाइट्स मतलब आती हैं उनमें 4% होता है अल्ट्रावायलेट, 52% होता है इंफ्रारेड, और 44% होता है विजिबल लाइट। इन 44% जो विजिबल लाइट हैं, अगर इनको हम 100% माने तो इन 100% में सिर्फ 1% में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। मतलब प्रकाश संश्लेषण के लिए सिर्फ 1% लाइट का ही पौधे यूज करते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज देखो, जो ऊपर से आती है ना लाइट्स, वे लाइट्स दो तरह की आती हैं। एक तो वेव के फॉर्म में होती है, लाइट्स हमेशा दो फॉर्म में होती है ना, एक तो वेव की फॉर्म में होती है और दूसरा फोटान के फॉर्म में होती है। फोटान यानी कण जो के रूप में होती है। तो कण के रूप में जब आती है तो इसकी एनर्जी तय होती है इसकी स्पीड से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जो लाइट्स आती हैं 1% लाइट जिनमें प्रकाश संश्लेषण होता है, इनमें ये 7 रंग होते हैं। ठीक, 7 रंग होते हैं। इन 7 रंग में जब पत्तियों पर ये रंग पड़ता है तो पत्तियों के कहाँ पर पहुंचता है? ग्रेनम में। बाकी कोई काम नहीं करता है, सिर्फ ये जो थाइलेक्वाइड है ना, ग्रेनम का थाइलेक्वाइड, ऐसे समझ लो कि ग्रेनम सबसे बड़ा हो गया, इसका छोटा सा पार्ट हो गया थाइलेक्वाइड। तो ग्रेनम के थाइलेक्वाइड पे जब ये प्रकाश पड़ता है ना
तो ग्रीन प्रकाश को ये रिफ्लेक्ट कर देता है, मतलब कि परावर्तित कर देता है, वापस भेज देता है, और ये वजह है कि पत्तियां हमें हरे रंग की दिखाई देती है। दूसरी चीज कि कुछ और रंगों को यह आगे निकल जाने देता है, ट्रांसमिट कर देता है। और जैसा कि हमने कहा कि लाल प्रकाश जो होता है, रेड कलर जो होता है, उसमें सबसे ज्यादा होता है क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण। तो इस एब्जॉर्ब किसको करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रेड को एब्जॉर्ब करते हैं, कुछ ब्लू को करते हैं, कुछ वायलेट कलर को एब्जॉर्ब करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो ग्रीन कलर को भी एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक। अच्छा देखो, यहाँ पर पिगमेंट पाए जाते हैं। ये जो ग्रेनम है ना, ग्रेनम का ये जो क्या बोलते हैं इसको, थाइलेक्वाइड है ना, इस थाइलेक्वाइड में क्लोरोफिल पाए जाते हैं, पिगमेंट होते हैं। पिगमेंट छोटे छोटे कण मतलब फैले होते हैं। ऐसे समझो कि जैसे शीशे के टुकड़े, जो किसी थाली में शीशे के टुकड़े बिखेर दिए गए हों, तो वो जो थाली है, प्लेट, वह प्लेट हो गई थाइलेक्वाइड, और उसमें जो शीशे के टुकड़े बिखरे हुए हैं वह टुकड़े हो गए क्लोरोफिल। और यह किस कलर को एब्जॉर्ब करेगा, किस कलर को रिफ्लेक्ट करेगा, यह डिपेंड करता है उन पर। ठीक है। तो यह जो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड, 3 चीजें मुख्यतः पाई जाती हैं सभी बड़े पौधों में। इसमें जो क्लोरोफिल ए है ना, यह सबसे इंपॉर्टेंट होता है। यह करता है वायलेट, ब्लू और रेड कलर को एब्जॉर्ब। ठीक है, वायलेट, ब्लू और रेड कलर को एब्जॉर्ब करता है। क्लोरोफिल बी एब्जॉर्ब करता है ब्लू कलर को, और कैरोटीनॉइड्स जो होते हैं वे एब्जॉर्ब करते हैं ब्लू और ग्रीन कलर को। ठीक है, तो आप याद कर सकते हो क्लोरोफिल बी बी, ठीक है, सी बी जी, और क्लोरोफिल ए बी आर, ए बी बी आर। ठीक है। अब ये रेड इतना बड़ा मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, रेड कलर में, क्योंकि रेड बड़ा है। ठीक, आगे बढ़े। देखो, अब हम बात करेंगे प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस की। तो हम सबसे पहले हम ये जानते हैं 6CO2 + 12H2O, इससे बनता है C6H12O6, 6H2O + 6O2। यह तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, हर क्लास में है, क्लास 7 से शुरू हो जाता है यह। लेकिन हमें इसमें क्या खास बात जाननी है, वो है कि इसमें जो जल है ना, H2O, यहाँ पर इसी जल से, अभी इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। देखो, ये जो H2O है ना, यहाँ वाला O, इस जल का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन होता है, और ये वाला O क्या होता है, चेंज हो जाता है, H2O का O चेंज हो जाता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में। ठीक है, ऑक्सीजन में। उसके बाद यही एक जगह है जहां पे ऑक्सीडेशन होता है, बाकी हर जगह रिडक्शन होता है। रिडक्शन मतलब अपचयन होता है, यहीं पर एक ऑक्सीकरण होता है। उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन है वह कन्वर्ट होता है, बनता है ग्लूकोज। ठीक, और साथ में जल, जल से फिर से जल बनता है। ये भी याद रखना, प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन बनता है और जल बनता है। पूछा ये जाता है कि ऑक्सीजन किससे बनता है, तो ऑक्सीजन जल से बनता है, और ग्लूकोज किससे बनता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड से बनता है। ठीक, और वाटर से ऑक्सीजन बनता है, यह बात सबसे पहले किसने बताई थी, तो वान नेल और रूबेन ने बताया था सबसे पहले। ठीक, और हिल ने, मतलब हिल और स्कैरिस ब्रिक, 2 साइंटिस्ट थे, इन्होंने हिल अभिक्रिया दी थी, और हिल अभिक्रिया में ये कहा था कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की क्रिया होती है, ऑक्सीकरण और अपचयन की, ये बताया था हिल और स्कैरिस ब्रिक ने। ठीक है, उसके बाद एक और वैज्ञानिक है आर्नन। आर्नन ने ये बात बताई कि जो प्रकाश की उपस्थिति में जो जल है वह चेंज होता है ऑक्सीजन में, और इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, लाइट एनर्जी का केमिकल एनर्जी में चेंज होना, क्योंकि इसमें बनता है NADP2H, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। इस शोर को चले जाने तो फिर बताते हैं। ठीक है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ठीक है, और इसके जो 2 H देख रहे हो ना, H हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, यह हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ना यही H2O से आते हैं।
तो एक चीज याद रखना, क्वेश्चन ये पूछता है NADP में जो H मॉलिक्यूल जुड़ा है वह कहाँ से आया है, तो यह इसी जल से आया है। जल का ऑक्सीकरण हुआ तो ऑक्सीकरण के बाद क्या बना, ऑक्सीजन बना और H बना। एक थोड़ी सी लंबी सी प्रोसेस होती है, लेकिन हम प्रोसेस आपको नहीं बताने वाले हैं। जैसे कि जब जल टूटता है तो क्या बनता है, H प्लस OH माइनस, उसी OH माइनस से फिर आगे की प्रोसेस होती है तो ऑक्सीजन बन जाता है, और जो H प्लस बना था ना वो H प्लस आगे बढ़ जाता है, और OH प्लस जब आगे बढ़ता है तो आगे चल के यहाँ पर पड़ा होता है, मतलब पत्ती की जो स्ट्रोमा होता है ना, स्ट्रोमा के बारे में जिसके बारे में बात हमने किया था, तो लिक्विड फेज जो होता है उसमें NADP पड़ा होता है, उस NADP से जुड़ जाता है और बना देता है NADP2H। इसको बोलते हैं निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट, यानी किसका निर्माण हो रहा है, फास्फेट का, और किसकी उपस्थिति में हो रहा है, प्रकाश की, इसीलिए इसको कहते हैं फोटोफास्फोराइलेशन। फास्फेट बना प्रकाश की उपस्थिति में तो इसको क्या कहेंगे, प्रकाश फास्फोरिलीकरण। ठीक, देखो आज मैं हिंदी भी बता रही हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कॉन्सेप्ट क्या है फोटोसिंथेसिस का, तो देखो फोटोसिंथेसिस दो प्रोसेस होती है, सिर्फ दो याद कर लो। एक तो जब जो ग्रैनम में होती है, और ग्रैनम में क्या होता है, प्रकाश का अवशोषण, और जहां प्रकाश का अवशोषण होगा वो चीज चमकेगी, चमकेगी ना, ये चमक रहा है, फोटोकेमिकल रिएक्शन ऑक्सीडेशन ऑफ H2O, तो ये कहाँ पर हो रहा है, प्रकाश की उपस्थिति में। दूसरा, जब यहाँ पर मैंने अभी बताया ना कि NADPH बनता है, और NADP कहाँ पे उपस्थित होता है, स्ट्रोमा में। तो जब स्ट्रोमा में यह उपस्थित है तो यानी स्ट्रोमा में इन लोगों को आना पड़ेगा, और जैसे स्ट्रोमा में आएंगे यहाँ पर तो प्रकाश का अवशोषण हुआ नहीं, तो यह कौन सी जगह है, यह ऐसी जगह है जहाँ अंधेरा है, तो यहाँ पर जो भी रिएक्शन होंगे वे क्या होंगे, डार्क रिएक्शन। आ गया समझ में। तो दो चीजें याद रखो, ये जो हरी वाली जगह है मतलब थाइलेक्वाइड, यहाँ पर लाइट रिएक्शन होता है, और ये जो खाली वाली जगह है हल्की पिंक दिख रही है, वास्तव में ये वो जगह है जहाँ पर प्रकाश का अवशोषण नहीं होता है, यह स्ट्रोमा है, और यहाँ पर डार्क रिएक्शन होता है। ठीक, तो ये चीज हमेशा याद रखना, अभी भी याद करके रखे रहो। और जो जल का ऑक्सीकरण है जिससे बन रहा है सब कुछ, पीछे चलने एक बार देखो, ये जल का ऑक्सीकरण कहाँ पर होता है, थाइलेक्वाइड में। ऑक्सीडेशन, थोड़ा सा मैं इसको नोट कर देती हूँ यहीं पे, तुम लोग याद कर लो आप लोग। यहाँ पर ऑक्सीकरण कहाँ पर हो रहा है, थाइलेक्वाइड में, थाइलेक्वाइड में ऑक्सीकरण हो रहा है। और कार्बन का रिडक्शन कहाँ पर हो रहा है, मतलब अपचयन कहाँ पर हो रहा है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन कहाँ पर हो रहा है, तो वह हो रहा है स्ट्रोमा में। ठीक है, याद हो गया ना, ऑक्सीडेशन थाइलेक्वाइड में, रिडक्शन स्ट्रोमा में। ठीक, यही प्रोसेस यहाँ पर बताया है पूरा। अब देखो कैसे होता है, ये वाली प्रोसेस है, यह है थाइलेक्वाइड, और थाइलेक्वाइड से जब बना ना तो बनने के बाद यहाँ स्ट्रोमा में जाता है। दो चीजें याद रखो, स्ट्रोमा में NADP होता है, ठीक, इसमें चलती है कैल्विन साइकिल। ठीक, 3 साइकिलें चलती हैं यहाँ पर, अलग अलग पौधों में अलग अलग साइकिल चलती है। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीजें पहले से बनी होती हैं, एक तो निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट, और दूसरा बना होता है एडेनिन डाई फास्फेट, एडेनोसिन डाई फास्फेट। ठीक है, एडेनोसिन डाई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट। ठीक है, गला फंस रहा मेरा आज। तो ये दोनों चीजें यहाँ बनी होती है, और उन्हीं से बाकी क्रिया जो होती है वह होती है इसके अंदर। ठीक है, तो आगे चलते हैं, इसको जरा हम क्लीन पेज पे देख लेते हैं। ये देखो, यह है, यहाँ पर अब जब देखोगे ना तो दिखाई देगा दो चीजें। देखो, लो देख लिए, यहाँ देखो, जो प्रकाश अभिक्रिया है जिसके बारे में हमने कहा फोटोफास्फोराइलेशन, फोटोफास्फोराइलेशन की क्रिया होती है थाइलेक्वाइड के अंदर, और थाइलेक्वाइड के अंदर होते हैं क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल ए। अब क्लोरोफिल ए जो होता है उसमें ढेर सारे पिगमेंट पड़े होते हैं, पिगमेंट ढेर सारे पड़े हैं ना, वे पिगमेंट काम करते हैं एंटीना का। ठीक है, ऐसे ऐसे ढेर सारे पिगमेंट पड़े होते हैं वहां पे, तो वहां पर दो तरह के एंटीना हो जाते हैं। एक एंटीना जहां पर होता है वहां दूसरे तरह का काम होता है, उसे कहते हैं फोटो सिस्टम सेकेंड, और एक जगह फोटो सिस्टम फर्स्ट होता है। यहाँ पर देखो दो जगह वर्क हो रहा है फोटो सिस्टम का। फोटो सिस्टम सेकेंड में थोड़ा सा वो कमजोर होता है, या ये कहें कि थोड़ा सा ऊर्जा कम होती है उसके पास। ठीक, फोटो सिस्टम
जो है सेकंड, उसके पास थोड़ी सी कम ऊर्जा है, और फोटो सिस्टम फर्स्ट जो है उसके पास थोड़ी सी ज़्यादा ऊर्जा है। बस थोड़ी सी ज़्यादा है, 10-20 का फर्क है, इतना समझो। किसका फर्क है? 20 का फर्क है। ठीक, एक सेकेंड रुक जाओ। तो ये जो फोटो कहाँ थे, यहाँ फोटो सिस्टम सेकंड। फोटो सिस्टम सेकंड में क्या हो रहा है कि एक दो जगहें हैं। फोटो सिस्टम सेकंड एक जगह है जहाँ पर एंटीना लगे हुए हैं, और एंटीना ये क्या है? ये भी पिगमेंट है, और यहाँ पर एक स्पेशल एंटीना है। ठीक, सभी एंटीना ना मिल के जब उन पर प्रकाश पड़ता है तो वो किसी एक एंटीना को, जिसे कहते हैं P680, ठीक है, यहाँ पर उस अपनी सारी एनर्जी इसको दे देते हैं। अपने एनर्जी किस फॉर्म में होती है? इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में उसको दे देते हैं, और वह क्या करती है? रिएक्शन सेंटर को शुरुआत कर देती है, मतलब रिएक्शन सेंटर जो होता है उसको एक्साइटेड कर देती है। ठीक है, और यहाँ पर P680 का जो है वह आगे एडेनोसिन डाई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट से बनाता है एडिनोसिन ट्राई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट। ठीक, उसके बाद ये आगे चलता है साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स और प्लास्टोसाइनिन, और उसके बाद बनता है, फिर वो जाता है, इलेक्ट्रॉन जाता है फोटो सिस्टम 1 में। यहाँ पर जो हमारे लिए जानने वाली चीजें हैं वह क्या है, उनको देखो। फोटो सिस्टम सेकेंड और फोटो सिस्टम फर्स्ट, ये दो मतलब फोटो एक्ट होते हैं, मतलब प्रकाश कर्म होते हैं। ये यहाँ पर सभी कर्म होते हैं इनके। ठीक, और यहाँ पर जो जानने वाली बात वो है कि फोटो सिस्टम सेकंड में फोटोलिसिस ऑफ H2O होता है, मतलब जल का प्रकाश अपघटन कहाँ पर होता है? फोटो सिस्टम सेकंड में। फोटो सिस्टम सेकंड होता है नॉन साइक्लिक, मतलब अचक्रीय होता है। यहाँ पर जो कुछ भी बनता है, मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन आते हैं वे इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं? फोटो सिस्टम फर्स्ट के पास जाते हैं। इसकी एनर्जी, फोटो सिस्टम सेकंड की एनर्जी फोटो सिस्टम फर्स्ट की एनर्जी से कम होती है। फोटो सिस्टम सेकंड में जो रिएक्शन सेंटर होता है वो होता है P680, और यहाँ से बनता है ATP एडेनोसिन ट्राई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट। ठीक है, इसके बाद फोटो सिस्टम फर्स्ट जो होता है, फोटो सिस्टम फर्स्ट से फिर से जो फोटॉन आते हैं एंटीना उसको फिर से सेंड करता है रिएक्शन सेंटर पे, और यहाँ का रिएक्शन सेंटर होता है P700 जो P680 से 20 अधिक होता है, बस थोड़ा सा अधिक होता है, ज़्यादा अधिक नहीं होता। और यहाँ पर ये दो फॉर्म में चलता है, एक तो नॉन साइक्लिक, दूसरा साइक्लिक। ठीक, इलेक्ट्रॉन को जब आगे भेज रहा था तो बीच में एक जगह आती है जहां पड़ा होता है फेरेडॉक्सिन। ठीक, अब ये फेरेडॉक्सिन क्या करता है? बस ऐसे नाम याद कर लो, कुछ ज्यादा इससे ज्यादा नहीं पूछना है, और जो पूछना है वो मैं बताती जा रही हूँ। ये जो फेरेडॉक्सिन होता है इसको चाहिए होता है NADP, ठीक है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट। अगर ये इसको मिल गया, ठीक है, अगर ये इसको मिल गया तो प्रोसेस आगे चलती है, और ये जो जल से मैंने कहा था ना कि जल से ऑक्सीजन बना और H+ आयन बना, तो ये H+ आयन यहाँ से जाके यहाँ पर निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट के साथ जुड़ जाता है और बनाता है NADPH। ठीक, और अगर यहाँ इसको हाइड्रोजन, फेरेडॉक्सिन को हाइड्रोजन या NADP नहीं मिला, ठीक है, अगर फेरेडॉक्सिन को नहीं मिला NADP, तो फिर ये क्या करता है? यहीं से यह लौट के चला जाता है साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के पास, जो कहाँ से आया है? P680 के पास से। ठीक है, और अपनी एनर्जी, जो इसके पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या है? एनर्जी है, उस एनर्जी को ये क्या करता है? फिर से लेके चला आता है फोटो सिस्टम फर्स्ट के पास। ठीक, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि जो फोटो सिस्टम फर्स्ट से एनर्जी गई थी, इलेक्ट्रॉन गया था, वह चक्रीय प्रक्रम के बाद फिर कहाँ आता है? तो फिर से यहीं पर आ जाता है। जैसे देखो, यहाँ से गया ऊपर
ठीक, P700 को जो या रिएक्शन सेंटर है उसको एक्टिव किया, इसने क्या किया, फिर इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ाया, इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, लेके आया फेरेडॉक्सिन के पास, फेरेडॉक्सिन को NADP नहीं मिला तो इसने क्या किया, NADP नहीं मिला तो ये दोबारा पीछे लौटा और जाके साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स से जुड़ गया और अपना इलेक्ट्रॉन इसने इसको दे दिया, लो भाई हम जिसके लिए गए थे वो हमको मिला नहीं तो हम तुमको दे रहे हैं। और साइटोक्रोम B6F ने क्या किया, फिर से प्लास्टोसाइनिन को इलेक्ट्रॉन दिया और प्लास्टोसाइनिन ने दे दिया फोटो सिस्टम 1 को। ठीक है, ये यहाँ पर फेरेडॉक्सिन से जब साइटोक्रोम B6 को इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो वहां पर फिर से जो ADP है उससे निर्माण हो जाता है ATP का, मतलब ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक, तो यहाँ पर देखो फोटो सिस्टम 1 मतलब नॉन साइक्लिक जो रिएक्शन होता है उसमें भी ATP का निर्माण होता है, और जो साइक्लिक रिएक्शन होता है वहां पर भी ATP का निर्माण होता है। तो दोनों ही क्रियाओं में ATP का निर्माण होता है। ठीक है, क्वेश्चन बस इतना ही पूछता है, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है। अब देखो यहाँ पर जो NADP प्लस है, जब यहाँ पर H आके इसको जुड़ जाता है तो इसको कहते हैं रिड्यूसिंग पावर। ठीक, आगे चलो देख लेते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या अंतर होता है। तो देखो यहाँ पर नॉन साइक्लिक की बात करें तो नॉन साइक्लिक में दो फोटो सिस्टम जुड़े होते हैं, फोटो सिस्टम सेकेंड और फोटो सिस्टम फर्स्ट। हमेशा याद रखना फोटो सिस्टम सेकेंड पहले आता है, फोटो सिस्टम फर्स्ट बाद में आता है। ठीक है, तो नॉन साइक्लिक में क्या होगा कि दोनों फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 दोनों ही जुड़े होते हैं। ठीक है, साइक्लिक में सिर्फ और सिर्फ फोटो सिस्टम 1 ही रहता है, फोटो सिस्टम सिर्फ 1 काम करता है फोटो फास्फोराइलेशन के चक्री में। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये पहला वाला है और पहला वाला जैसे खत्म हो रहा है उसके बाद शुरू हो रहा है ना दूसरे वाले का चक्र, तो इसको क्या कहेंगे कि सिर्फ एक काम कर रहा है। अब देखो यहाँ पर जो चक्रीय होता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो होता है मतलब चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण, ठीक है, उसमें फोटो सिस्टम 1 सिर्फ काम करता है जबकि अचक्रीय में दोनों काम करते हैं। और चक्रीय वाले में हमने क्या देखा था, फोटो सिस्टम 1 काम कर रहा है तो फोटो सिस्टम 1 का रिएक्शन सेंटर एक्टिव सेंटर या रिएक्शन सेंटर कौन सा है, P700 है। ठीक है, तो सिर्फ यही काम करेगा, जबकि अचक्रीय में 680 भी है और 700 भी है, दोनों है तो दोनों काम करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, जहां से चल रहा है फिर से दोबारा वहीं आ रहा है, P700 से जा फोटो सिस्टम फर्स्ट से आगे बढ़ रहा है इलेक्ट्रॉन और फिर बाद में फोटो सिस्टम 1 के पास चला आ रहा है। जबकि नॉन साइक्लिक में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन आगे जा रहा है और NADP से जुड़ रहा है और क्या बना रहा है, NADPH बन रहा है, वहां पे हाइड्रोजन आ रहा है। और यह क्या है, यहाँ पर कहाँ पे आ रहा है, फिर से फोटो सिस्टम 1 में आ जा रहा है और यहाँ पर वो आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या हो रहा है, ATP मॉलिक्यूल बन रहा है। और नॉन साइक्लिक में क्या हो रहा है, एक तो NADPH बन रहा था और दूसरा जब अचक्रीय है तो ए वाला भी तो है ना, अचक्रीय होगा तो क्या होगा, ए वाला भी होगा, एक मतलब ATP का निर्माण यहाँ हो रहा है और आगे NADPH बन रहा है, दोनों चीजें बन रही हैं। और जबकि चक्रीय में क्या बन रहा है, सिर्फ ADP से ATP बन रहा है। ठीक, अब देखो इसके बाद अगर बात करें चक्रीय की तो यहाँ पर कहीं भी वाटर नहीं है, कहीं भी वाटर नहीं है ना, इसके बीच में देखो कहीं वाटर नहीं है। लेकिन अगर अचक्रीय बनेगा तो यहाँ पर वाटर से ऑक्सीजन बन रहा है और इसी वाटर का H+ मॉलिक्यूल आगे जा रहा है और वो क्या बन रहा है, बना रहा है NADPH में काम कर रहा है। ठीक है, और इसके साथ ही यहाँ पर जो अचक्रीय है यहाँ पर ऑक्सीजन निकल रहा है ना, ऐसे एज ए बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन निकल रहा है अचक्रीय में, लेकिन चक्रीय में ऐसा कुछ भी नहीं निकल रहा, ऑक्सीजन वगैरह कुछ भी बाई प्रोडक्ट नहीं निकल रहा है। ठीक है, साइक्लिक वाला जो है ना वह कहाँ होता है, देखो यह अगर सिर्फ साइक्लिक की बात करें तो यह कहाँ पर होगा, सिर्फ बैक्टीरिया में, मोस्टली यह बैक्टीरिया के अंदर ही होता है। लेकिन जो नॉन साइक्लिक है मतलब ये पूरी प्रोसेस जो है वह प्रोसेस सभी हरे पेड़ पौधों में पाई जाती है। ठीक, तो अब समझ में आ गया इन सब में क्या क्या अंतर है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं।
अब इसके बाद जब चक्रीय और अचक्रीय के बाद NADPH बन जाता है तो यह NADPH आ जाता है स्ट्रोमा में। ठीक है, यह है स्ट्रोमा। NADPH बनने के बाद कहाँ आता है? इसी स्ट्रोमा के अंदर आ जाता है और यहाँ से प्रक्रिया शुरू होती है डार्क रिएक्शन की। ठीक है, अब जो डार्क रिएक्शन की प्रक्रिया ना, वो अलग अलग तरह के पौधों में अलग अलग तरह की होती है। जैसे कि अगर हम ये बात करें कि सभी पेड़ पौधों की बात करें जो C3 प्लांट्स हैं, C3 प्लांट्स का मतलब है कि जैसे कि डाइकोटिलेडॉन्स जो प्लांट हैं, जिम्नोस्पर्म है, शैवाल हैं, उन सभी में केल्विन साइकिल चलती है। ठीक, केल्विन साइकिल। लेकिन जो मोनोकोटिलेडॉन्स हैं, एंजियोस्पर्म के जो पौधे हैं ना, मोनोकोटिलेडॉन्स जो एक बीजपत्री हैं, इन पौधों में C4 साइकिल चलती है। C4 पाथ, ये साइकिल नहीं होती है, ये पाथ होता है, C4 पाथ होता है और इसको बोलते हैं हैच स्लैक साइकिल, क्योंकि C4 पाथ चलने के बाद फिर से इसमें केल्विन साइकिल भी चलती है, दोनों चलती है इसमें। ठीक है, लेकिन पहले क्या होता है? C4 पाथ चलता है। उसके बाद तीसरा जो होता है मरुस्थल के जो पौधे होते हैं, डेजर्ट प्लांट्स, जैसे कि कैक्टस हो गया। ठीक, इनमें क्या होता है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है। सबसे पहले इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है और इसमें एक कैम प्लांट्स उसमें होते हैं, इसमें रात में शुरू होती है प्रोसेस। जैसे कि बाकी पौधों में फोटोसिंथेसिस दिन में होती है, इसमें फोटोसिंथेसिस की आधी प्रक्रिया रात में होती है और आधी प्रक्रिया दिन में होती है। ठीक है, तो ये तीन तरह के होते हैं पौधे। एक तो केल्विन साइकिल जो सभी C3 प्लांट्स में चलती है, दूसरी वह हैच स्लैक साइकिल C4 पाथ जो सिर्फ एंजियोस्पर्म के मोनोकॉट में ही चलेगी और किसी में नहीं चलेगी, एक बीजपत्री में चलेगी, जैसे गन्ना हो गया, मक्का हो गया, इसमें चलेगी। और तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है जो कैम प्लांट्स होते हैं। कैम प्लांट्स की का मतलब कि क्रसलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म, यह क्रसलेशियन एसिड जो होता है ना, यह पाया जाता है क्रसलेशीज के जो प्लांट्स होते हैं इस कुल के, जो ये सभी डेजर्ट प्लांट होते हैं। ठीक है, तो सिर्फ उनमें पाया जाता है। इसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है, यानी ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है या स्टार्च का फॉर्मेशन होता है। अलग अलग पौधों में अलग होता है वो। और इसमें यूज क्या होता है? जो साइकिल में बनी थी, जो फोटो रिएक्शन में, फोटो फास्फोराइलेशन में जो ATP और NADPH बना था, उसका यहाँ पर यूज किया जाता है। ठीक, आगे बढ़े तो C3 प्लांट और C4 प्लांट्स क्या होते हैं इनको समझ लो। तो जो फोटोसिंथेसिस होती है ना, मैंने कहा था कि मीजोफिल सेल्स के बारे में जब आप पढ़ रहे थे, तो मीजोफिल सेल्स में क्या फोटोसिंथेसिस की क्रिया हो रही है। तो जो C3 प्लांट्स होते हैं, देखो पहले तो ये जानो कि C3 प्लांट्स होते क्या हैं। ठीक, C3 प्लांट्स वे होते हैं जिनमें पहला प्रोडक्ट, जो केल्विन साइकिल चलता है ना, तो जो पहला प्रोडक्ट होता है वह फास्फोग्लाइसेरिक एसिड होता है। ठीक है, फास्फोग्लाइसेरिक जो एसिड होता है उसमें सिर्फ 3 कार्बन होते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं C3 साइकिल। ठीक है, केल्विन साइकिल क्या होता है? केल्विन साइकिल के बाद जो पहला उत्पाद बनता है, जो पहला प्रोडक्ट बनता है, वो होता है फास्फोग्लाइसेरिक एसिड और इसमें कितने होते हैं? 3 कार्बन होते हैं। ठीक, तो जितने भी पेड़ पौधे हैं ना, अगर मोनोकाट को छोड़ दो तो जितने भी पेड़ पौधे हैं उन सब में ये होता है, ये प्रक्रिया होती है। उसके बाद अगर हम C4 की प्लांट की बात करें, तो मतलब कि मोनोकॉट जो हैं उनकी बात करें, तो उसमें जो पहला प्रोडक्ट बनता है वह होता है ऑक्जेलोएसिटिक एसिड और इसमें कार्बन कितने होते हैं? 4। आ गया समझ में? अच्छा, अब C3 प्लांट्स के बारे में और कुछ देखो कि जो C3 प्लांट्स है ना, इसमें फोटोसिंथेसिस कहाँ हो रही है? मीजोफिल सेल में हो रही है। और उसके बाद मैंने एक चीज बताई थी कि उसके नीचे था जाइलम और फ्लोएम, और जाइलम और फ्लोएम के बाहर मैंने एक आपको दिखाई थी सीथ, मतलब एक लेयर दिखाई थी, और मैंने जिसके बारे में बताया था कि यह क्या है? बंडल सीथ है। तो ये जो बंडल सीथ सेल होती है ना C4 प्लांट्स में, उनके अंदर भी ये रिएक्शन, डार्क रिएक्शन उनके अंदर भी होता है। ठीक है, उसके बाद देखो जो
C3 प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उनमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है उनको एक्सेप्ट करने का काम करता है रूबिस्को। रूबिस्को का नाम होता है राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। और यह क्या होता है ना, दुनिया का सबसे ज्यादा पाए जाने वाला प्रोटीन है। क्वेश्चन में पूछता है सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है, तो रूबिस्को है, राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ठीक है। यह पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती है ना, उसमें 50% जो प्रोटीन होता है वह रूबिस्को ही होता है। तो C3 प्लांट्स जो होते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ने का काम, उसको एक्सेप्ट करने का काम यह रूबिस्को ही करता है। जबकि C4 प्लांट्स में यह काम करता है फॉस्फेइनॉल पायरुविक एसिड, PEP, ठीक है। और उसके बाद एक चीज और देखो, यह जो बंडल शीथ सेल्स होती है ना, बंडल शीथ सेल्स, इन बंडल शीथ सेल के बाहर एक और लेयर होती है C4 प्लांट्स में, उसको कहते हैं क्रांच एनाटॉमी, क्रांच, ठीक है। यह C3 प्लांट्स में नहीं पाया जाता है। आगे देख लो, इसकी फोटो हम आगे दिखाते हैं, आपको इमेज दिखाते हैं। ये देखो, ये है C3 प्लांट्स। यह जो लंबी लंबी देख रहे हो ना, ये है पैलिसेड टिश्यू, जो लंबी लंबी टिश्यू देख रहे हो यह है पैलिसेड टिश्यू, ये वाली, ठीक। तो C3 प्लांट में जो यह क्रिया होती है, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो स्ट्रोमा में होती है, क्रिया स्ट्रोमा वाली क्रिया मतलब डार्क रिएक्शन, यह सिर्फ पैलिसेड टिश्यू के अंदर ही होती है, ठीक है। जबकि C4 प्लांट्स में यह, इनमें मीजोफिल सेल के अंदर जो बंडल शीथ सेल होती हैं, बंडल शीथ सेल के अंदर भी होती है, ये बंडल शीथ सेल है। एक चीज और जानो, C3 प्लांट में पैलिसेड टिश्यू पाया जाता है, लेकिन जो C4 प्लांट्स हैं उसमें पैलिसेड टिश्यू तुम्हें कहीं नहीं दिखाई देगा। ये जो देख रहे हो ना, ये पैलिसेड टिश्यू नहीं, ये बीच में जोड़ने का सिर्फ काम कर रहा है। जैसे इसमें ये देख रहे हो पूरी एक लेयर दिख रही है, ऐसी कहीं भी C4 प्लांट्स में तुम्हें दिखाई नहीं देगी। इसमें क्या होता है कि ये जो मीजोफिल सेल्स है ना, ऐसे जो शीथ होती है, शीथ के चारों तरफ ऐसे जुड़ी होती है C4 प्लांट से, मतलब मोनोकाट प्लांट्स में। अच्छा, सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी ना C4 प्लांट्स के अंदर ही होती है। सबसे बेहतर, सबसे अच्छी जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वह C4 प्लांट्स मतलब मोनोकाट, जैसे कि गन्ना हो गया, मक्का हो गया, इन्हीं पौधों में होती है, ठीक है। और ये जो होता है वैस्कुलर बंडल, ये वैस्कुलर बंडल, इसके ऊपर एक शीथ है और शीथ के बाहर मीजोफिल सेल्स हैं। जबकि यहाँ पर देख रहे हो C3 प्लांट में यहाँ पर क्या है, ये वैस्कुलर टिश्यू है और उसके बाद ये शीथ है, बंडल शीथ सेल है और इसके ऊपर एक खाली है ऐसे। यहाँ पर देख रहे हो चारों तरफ से, मतलब मीजोफिल सेल्स चारों तरफ से तो जुड़ी नहीं है ना, तो पैलिसेड टिश्यू से नहीं जुड़ी है। तो यह जो तरीका होता है क्रांच कहलाता है, या जो मतलब क्रांच का मतलब होता है माला, क्रांच। तो ऐसे देख रहे हो ना कि ये जैसे अगर माला हम कहें तो माला ऐसे गोल होती है ना, तो ठीक ऐसे ही इसी गोल आकार में मीजोफिल सेल बंडल शीथ सेल के ऊपर लगी होती है, इसीलिए इसको क्रांच एनाटॉमी कहते हैं। यह सिर्फ C4 प्लांट्स में ही पाया जाता है, ठीक है। अब देखो, हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि क्या पूछा था, क्या नहीं, हमें क्या पढ़ना है, क्या जानना है, ठीक। हमने कितना पढ़ा और कितना समझा, ये सब कुछ आपको यहीं से मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की। अच्छा, क्वेश्चन को मैंने नंबर वाइज नहीं लिया, वैसे मैंने 35 क्वेश्चंस लिए हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की आवश्यक परिस्थितियां क्या हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या चाहिए, प्रकाश चाहिए, अनुकूल ताप चाहिए, सही है, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, ये भी सही है, पर्ण, हरिम और जल चाहिए, ये भी सही है। तो इसका मतलब डी वाला इसका सही हो गया। दूसरा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन किससे निकलती है। विमोचित होना का मतलब होता है निकलना या उत्सर्जित होना, तो किससे निकलती है, या तो जल से निकलती है, ठीक है। ओह माय गॉड। ग्राना में, अगला क्वेश्चन, ग्राना में एडीपी और ये जो फॉस्फेट है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इससे एटीपी का निर्माण होता है। ग्राना के अंदर मतलब ग्रैनम के अंदर एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से एटीपी का निर्माण होता है। इसको क्या कहते हैं, तो जब ये निर्माण हो रहा था तो कहाँ हो रहा था, अचक्रीय और चक्रीय में, ठीक है। और अचक्रीय और चक्रीय फास्फोरिलीकरण में जब ये हो रहा था तो वह क्रिया कहाँ पर हो रही थी, कहाँ पर हो रही थी वो क्रिया,
ग्राना के अंदर, और ग्राना में कहा, थाइलाकॉइड में हो रही थी। और वहां पर जब हो रही है कोई भी क्रिया तो उसको क्या कहा गया था, उसको कहा गया था प्रकाश फास्फोरिलीकरण, क्योंकि वो कहाँ हो रही थी, प्रकाश की उपस्थिति में हो रही थी, इसलिए उसको फोटो फास्फोरिलेशन कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रकाश फास्फोरिलीकरण की खोज किसने की थी? तो देखो, प्रकाश फास्फोरिलीकरण, फोटोफास्फोराइलेशन की खोज की थी आर्नन ने। ठीक है, उन्होंने ही तो बताया था कि इसको प्रकाश फास्फोरिलीकरण कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि यहाँ पर इनऑर्गेनिक मतलब प्रकाश से क्या बन रहा है, रासायनिक पदार्थ बन रहा है। प्रकाश अब जो रिएक्शन है, प्रकाश अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया में चेंज हो रही है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस रंग के प्रकाश में अधिक होती है? तो सबसे ज्यादा कहाँ होती है? लाल में। सबसे कम कहाँ होती है? हरे में। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पौधे दूषित वायु को शुद्ध करते हैं, यह बात किसने कही थी? तो यह कहा था प्रिस्टले ने। प्रिस्टले ने कहा था कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पौधे दूषित वायु को शुद्ध करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O मिलता है तो क्या 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 बनता है? ये सबसे पहले ये बनता है, उसके बाद सेकंड बनता है, फिर बी बनता है और फिर फर्स्ट बनता है। तो ये सब चीजें क्या हैं? तो देखो, जब कार्बन डाइऑक्साइड और H2O मिलता है तो क्या बनता है? ऑक्सीजन बनता है और ग्लूकोज बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन बन गया। अब इस ऑक्सीजन से क्या होता है? रेस्पिरेशन होता है, मतलब श्वसन होता है। और श्वसन के बाद क्या बनता है? श्वसन के बाद क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ठीक है, तो हम देख लेते हैं, इसमें देखा हुआ है पहला प्रकाश संश्लेषण, ये तो गलत है, दूसरा होगा ना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है, दूसरा है प्रकाश संश्लेषण, तो इसका मतलब पहला तो गलत हो गया और चौथा भी गलत हो गया। फिर अब या तो दूसरा होगा सही या तीसरा सही होगा, तो दूसरा प्रकाश संश्लेषण है। और उसके बाद क्या हो रहा है? बी में कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। ठीक है, और पहला क्या है? श्वसन। तो ये हो गया प्रकाश संश्लेषण। यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण हुआ, प्रकाश संश्लेषण से कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बना और इसी ऑक्सीजन से क्या हुआ? श्वसन हुआ। तो ये वाला सही हो गया, तीसरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वही वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 9वां देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण के प्रयोग में स्थलीय पौधों के स्थान पर हाइड्रिला का पौधा क्यों लेते हैं? हाइड्रिला जानते हैं ना कि जलीय पौधा है, और जब जल में पौधा होता है तो क्या होता है? यह जो ऑक्सीजन निकालता है, मतलब प्रकाश संश्लेषण के बाद जो ऑक्सीजन निकलता है वह ऑक्सीजन जल के ऊपर आ जाता है। ठीक है, और जल के ऊपर आता है और बाद में जब हम वहां पर कोई जलती हुई तीली लेके जाते हैं ना, तो वो तीली ज्यादा देर तक जलती है। इसी से तो पता चलता है कि हाँ वहां पर ऑक्सीजन है, क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही आग लगती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें ऑक्सीजन के बुलबुलों को जल के ऊपर एकत्रित किया जा सकता है। प्रकाश संश्लेषण में जल के हाइड्रोजन आयन को कौन ग्रहण करता है? प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, जल बन रहा है, जल जो आ रहा है, सबसे पहले हमने देखा कि P680 मतलब फोटो सिस्टम 1 जो है, सबसे नीचे हमने देखा था ना, फोटो सिस्टम 1 जो है वहां पर जल से ऑक्सीजन बन रहा है और H+ आयन बन रहा है, और OH+ आयन सबसे लास्ट वाले में गया था दाहिने तरफ, और वहां पे क्या था? NADP था। तो यहाँ पर क्या होगा? NADP। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को किस समीकरण द्वारा दर्शाते हैं? तो वो तो आप खुद ही देख लो, यहाँ पर 6CO2 + 12H2O, इससे क्या बनता है? C6H12O6 + 6O2 + 6H2O। कहाँ पर है? यहाँ है ना, तो ये वाला सही हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, शैवाल तथा अन्य जल निमग्न पौधे दिन के समय जल की सतह पर तैरते हैं और रात्रि के समय जल में डूब जाते हैं। एक चीज बताऊं, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से हल्की होती है, तो जब ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो ये हल्के हो जाते हैं, बस सिंपल। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के संबंध में वर्तमान में हमारा दृष्टिकोण यह है कि आर्नन ने क्या कहा? प्रकाशीय ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो बस 51 का डी द। अगला 52 देखो, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में PGA जब फास्फोग्लाइसराइड में परिवर्तित होता है तब कौन सी क्रिया होती है? एक चीज मैंने यहाँ पर बताया था आपसे
कि जो ऑक्सीडेशन है वो सिर्फ तब हो रहा है जब जल से ऑक्सीजन बन रहा है, वह है। बाकी हर जगह रिडक्शन हो रहा है। वो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीडेशन सिर्फ एक जगह हो रहा है, बाकी हर जगह रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर पीजीए से पीजीएल बने या कुछ भी बने, वहां पे क्या होगा, अपचय नहीं होगा, रिडक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पर बी वाला सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी प्रकाश संतुलन तीव्रता सबसे अधिक होती है। अच्छा देखो, प्रकाश संतुलन तीव्रता क्या होती है, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया और श्वसन की क्रिया दोनों इक्वल हो जाए। ठीक है, प्रकाश जितना प्रकाश संश्लेषण हो रहा है उतना ही श्वसन हो जाए। ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन जब ऐसा दोनों हो जाए तो उसे कहते हैं प्रकाश संतुलन तीव्रता। इसमें ना कुछ जाता है ना कुछ आता है। जैसे कि जितना हमने सांस लिया, इन मतलब जंतुओं ने जितनी सांस ली, कार्बन डाइऑक्साइड दिया, जितना कार्बन डाइऑक्साइड उन्होंने दिया वातावरण में, अगर उतना ही फोटोसिंथेसिस के बाद ऑक्सीजन निकल के बाहर आया तो इसे कहते हैं प्रकाश संतुलन तीव्रता। और ये सबसे ज्यादा किन पौधों में होगी, C3 पौधों में। दुनिया में सबसे ज्यादा कौन से पौधे हैं, C3 पौधे ही हैं। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण और श्वसन दोनों में एटीपी का संश्लेषण एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। इसमें ऊर्जा का उपयोग कहाँ होता है, ऊर्जा का उपयोग कहाँ से होता है, तो देखा था ना बार बार एक ही चीज जा रही है यार, इलेक्ट्रॉन। सबसे ज्यादा ऊर्जा किसमें है, इलेक्ट्रॉन में। ये चक्कर लगाता रहता है ना, इलेक्ट्रॉन है वो। अगला क्वेश्चन, सीमा कारकों का नियम किसने दिया था। तो देखो ब्लैक मैन ने ना सीमा कारकों का नियम दिया था, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। इसका मतलब क्या होता है ना, कि जैसे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है, ठीक है, तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाए तो क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रुक जाएगी ना। ठीक ऐसे ही अगर प्रकाश न मिले तो भी रुक जाएगी, या तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो भी रुक जाएगी। तो यह सब लिमिटिंग फैक्टर होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को रोकने का काम करते हैं। तो इसी को ब्लैक मैन ने कहा था सीमा कारकों का नियम। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में परिपाचन शक्ति एसिमिलेटरी पावर है। देखो जब NADP और H होता है, NADPH, तो वह कुछ और रिड्यूसिंग पावर होता है, रिड्यूसिंग पावर, ठीक है, और अपचयन शक्ति इसे बोलते हैं। और जब ATP और NADPH दोनों ही सब एक साथ आ जाते हैं तो इसे कहते हैं एसिमिलेटरी पावर, क्योंकि यही जाता है कहाँ पे, कैल्विन साइकिल या डार्क रिएक्शन में, यही काम करता है ना, ये दोनों का यूज होता है, इसलिए इसको परिपाचन या एसिमिलेटरी पावर कहा जाता है। श्वसन व प्रकाश संश्लेषण दोनों क्रियाओं के लिए क्या आवश्यक है, क्या आवश्यक है श्वसन और प्रकाश संश्लेषण के लिए, दोनों के लिए क्या आवश्यक है। अरे भाई साइटोक्रोम दोनों में ही यूज होता है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण एक ऑक्सीकृत अपचयित क्रिया है। इसमें कौन सा पदार्थ ऑक्सीकृत होता है, जल होता है, सिंपल है। जल से भरे हुए बीकर में हाइड्रोला रखकर जल में थोड़ा सोडियम कार्बोनेट डाल दें। आगे क्या बढ़ना है यहीं से देख लो। सोडियम कार्बोनेट में क्या होता है, कार्बन होता है ना, और सोडियम कार्बोनेट हम किस लिए डालते हैं, रिडक्शन के लिए। कहीं भी अपचयन करने के लिए हम सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज करते हैं। खाने वाला सोडा, इसका यूज हम कहाँ करते हैं, जब भी हमें खाने में कुछ उसका रिडक्शन करना होता है, मतलब उसको कार्बनाइजेशन करना होता है, तो हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो जब एक कार्बन ज्यादा बढ़ जाएगा और जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस की क्रिया भी तेज हो जाएगी। तो ये यहाँ पर ए वाला तीसरा आंसर सही है। अगला क्वेश्चन, जैविक ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या होता है। तो जैविक ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या होता है बताओ। अंतिम हो या पहला हो, दोनों एक ही होता है, वो होता है सौर प्रकाश। अगला क्वेश्चन, जीवाणु प्रकाश संश्लेषण में कौन सा पदार्थ हाइड्रोजन व इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है। देखो जब बात हम करते हैं एज ए पौधों की, ठीक है, बड़े पौधों की, तो उसमें हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलता है, जल से। लेकिन जब हम बात करते हैं बैक्टीरिया की, तो वहां पे हाइड्रोजन सल्फाइड से ये दोनों चीजें मिलती हैं, H2S। ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित किस पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे प्रकाश में भी होती है। देखो हमने कहा कि हरे प्रकाश में सबसे कम होती है, लेकिन फिर भी होती तो है ना, तो कहाँ पे होती है, लाल शैवालों में, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखो, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन जल के प्रकाश अपघटन से उत्पन्न होती है, यह किसने कहा था? प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन जल के प्रकाश अपघटन से उत्पन्न होती है, इसे कहा था सैमुअल रूबेन और डी कामिन ने। सबसे पहले इन्होंने ही देखा था इसको, और इन्होंने बताया था कि प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन है ना, वो जल के अपघटन से उत्पन्न हो रहा है। बाद में रूबेन ने, कॉमिन ने बताया, और बाद में रूबेन ने उसको स्थापित किया था कि मतलब हाँ, ये बात आपने सही कही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वांटासोम क्या है? तो क्वांटासोम क्या है ना, कि प्रकाश संश्लेषी वर्णक कण है। अगला क्वेश्चन, C4 पौधों में कौन सी कोशिकाएं मंड से भरी रहती हैं? C4 पौधों में कौन सी कोशिकाएं मंड से भरी होती हैं? तो देखो, जो मंड से भरी हुई कोशिकाएं होती हैं वे होती हैं बंडल आच्छाद, मतलब शीथ वाली जो सेल होता है ना, शीथ सेल, वो बंडल आच्छाद कोशिकाएं ये वाली होती हैं, इसमें मंड भरा होता है। अगला क्वेश्चन, यदि किसी कोशिका से कोशिकांगों को अलग कर दिया जाए तो कौन सी कोशिकांग सजीव रहेंगे? जाहिर सी बात है, जो अपना भोजन खुद बना लेगा वो जिंदा रहेगा। तो अपना भोजन कौन बना पाएगा? हरित लवक, या वो जिंदा रहेंगे। अगला क्वेश्चन, चक्रीय फास्फोरिलीकरण में क्या उत्पन्न होता है? चक्रीय में क्या उत्पन्न होगा? देखो, जब अचक्रीय होगा तो ATP बनेगा, NADPH बनेगा, ठीक, और ऑक्सीजन बनेगा। लेकिन NADPH सिर्फ तभी बनेगा जब अचक्रीय होगा। तो यहाँ पर जिस ऑप्शन में NADPH न हो वही सही होगा। तो चक्रीय में क्या बनता है? सिर्फ ATP बनता है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है, इसे सिद्ध करने के लिए किए जाने वाले प्रयोग में कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषण के लिए प्रयुक्त किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मतलब जरूरी है, इसे सिद्ध करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषण के लिए प्रयुक्त क्या किया जाता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अगला क्वेश्चन, एक प्रकाश संश्लेषण कर रहे पौधे से O18 गैस मुक्त होती है क्योंकि पौधे को क्या दिया गया होता है? O18 युक्त जल। ठीक, ये आइसोटॉप है ना ऑक्सीजन का। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पौधा हरित लवक द्विरूपता को प्रदर्शित करता है? तो जितने भी C4 प्लांट्स होते हैं ना, वे सभी क्या करते हैं? हरित लवक द्विरूपता को प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें से आप मुझे बताओ तो कौन सा है? ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो प्रदर्शित करता है वो है गन्ना। ठीक, यहाँ पर देखो, गेहूं भी कर सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो करता है वो है गन्ना ही करता है, क्लोरोप्लास्ट डाइमॉर्फिज्म को प्रस्तुत करता है। ठीक, तो इस तरह से हमारे ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अगले 2 क्वेश्चन और बाकी हैं। प्रकाश संश्लेषण एक महत्वपूर्ण क्रिया है, क्यों है? बताओ। इससे ऑक्सीजन मुक्त होती है। ठीक है, अच्छा, यह प्रकाशीय ऊर्जा को कार्बनिक पदार्थों में संचित करता है, ये भी सही है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है यह? क्योंकि ये प्रकाशीय ऊर्जा को कार्बनिक पदार्थों में संचित करता है। यह भौतिक व जैविक जगत को जोड़ता है, ये भी सही है। तो 89 का क्या होगा? सही होगा चौथा। उपरोक्त सभी तथ्य सही हैं। 90 क्या है? चक्रीय फास्फोरिलीकरण में प्रतिक्रिया केंद्र से निष्कासित इलेक्ट्रॉन अंत में ग्रहण किए जाते हैं, किसके द्वारा? देखो, चक्रीय फास्फोरिलीकरण हुआ तो चक्रीय का मतलब कहाँ? जहां से चले वहीं पर आ गए। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से गए थे? ये गए थे फोटोसिस्टम 1 से। तो फोटोसिस्टम 1 पे ही तो लौट के आएंगे ना। और फोटोसिस्टम 1 का जो रिएक्शन सेंटर है वो क्या है? P700। तो ये कहाँ आएंगे? प्रतिक्रिया केंद्र पर। और चक्रीय फास्फोरिलीकरण किसमें होता है? फोटोसिस्टम 1 से शुरू होता है। फोटोसिस्टम 1 से होगा तो फोटोसिस्टम 1 पर ही आएंगे। ठीक, तो कहाँ आएंगे? प्रतिक्रिया केंद्र द्वारा ये ग्रहण कर लिए जाते हैं। इस तरह से हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए। 35 क्वेश्चंस थे इसमें और पूरा चैप्टर था। चैप्टर काफी लंबा हो गया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थोड़ा सा गले में मेरे दर्द है, इस वजह से आपको वीडियो में थोड़ी सी आवाज में या कुछ रुक के मैंने बोला भी है। ठीक है, तो देखना, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।